तो किसी एक्सप्रेशन की ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो हम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो जैसे सपोज है ना, इस फॉर्म में एक्सप्रेशन है अपने पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन एन। इसका जब अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो टर्म्स जो है वो किस तरह से आ जाती हैं, एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर, और ये कहाँ तक जाता है, एन सी एन एक्स टू द पावर एन। अच्छा, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए इन टर्म्स की अलग अलग वैल्यू होगी। अब यदि एक्स की जगह पे है ना, सपोज कोई एक नंबर हम डाल देते हैं, सपोज हमने डाल दिया नंबर 1 प्लस टू रेज टू पावर एन, ठीक। तो इस तरह के एक्सप्रेशन का जब अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये सारी अलग अलग टर्म्स आएंगी। तो इन टर्म्स में से सबसे बड़ी टर्म कौन सी है ना, ये हमको पता करना है। ये जो अपन बोल रहे हैं फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट टर्म, है ना, इन टर्म्स में से सबसे बड़ी टर्म कौन सी है ये हमको पता करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी इस तरह के एक्सप्रेशन को जब अपन एक्सपैंड करते हैं तो अलग अलग तरह की जो टर्म्स आती हैं उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किस तरह से वेरी करता है, ठीक है। तो सपोज एन की जगह पे कॉन्क्रीट नंबर लेते हैं अपन, सपोज 8 ले लिया अपन, ठीक है। इसको यदि अपन एक्सपैंड कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 8C0 प्लस 8C1 इंटू टू प्लस 8C2 टू स्क्वायर 8C3 टू क्यूब, है ना। मैं सारे टर्म्स लिख रहा हूँ, 8C4 है ना, उसका पर्पज है अभी क्लियर हो जाएगा। फिर 8C5 टू रेज टू पावर 5, 8C6 है ना, 8C7 टू रेज टू पावर 7 प्लस 8C8 इंटू टू रेज टू पावर 8, ठीक। अच्छा, इन टर्म्स के वैल्यू जो है यदि अपन लिखते हैं तो ये टर्म्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, इन टर्म्स की वैल्यू जो है वो क्या आती है ना, आप कैलकुलेट कर लें। तो पहली टर्म तो है 1, दूसरी टर्म आएगी 16, तीसरी क्या आएगी 112, फिर 336, फिर 1120। ये देख लें, ये टर्म की जो वैल्यू है जैसे जैसे अपन बढ़ रहे हैं राइट की तरफ, 2 का पावर इंक्रीज कर रहा है ना, 2 का पावर इंक्रीज कर रहा है तो ये टर्म्स की वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये तो 5 टर्म्स हो गई, टोटल कितनी 9 टर्म्स है अपने पास में। फिर सिक्स टर्म क्या आ जाएगी, है ना, 8C5 टू रेज टू पावर 5, ये आता है 1792, है ना, और वैल्यू बढ़ गई। अच्छा, अब इसके बाद में देखें, है ना, जैसे 2 का पावर ये तो बढ़ रहा है, बट ये वाला जो एक्सप्रेशन है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू तो फिर घटती जाती है। 8C8 तो फाइनली 1 पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसमें से एक की वैल्यू बढ़ रही है, दूसरे की घट रही है, तो इवेंचुअली जो है वो क्या होता है, इसके नेक्स्ट वाला टर्म यदि अपन लिखेंगे 7th टर्म, तो वो क्या आ जाएगा, वो फिर 1792 आ गया, है ना, बढ़ना बंद हो गया। उसके बाद की टर्म जो है वो एक्चुअली घट गई, और उसके बाद की टर्म और घट गई, आप देख रहे हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, कि टर्म्स की जो वैल्यू है वो पहले बढ़ेगी और उसके बाद में घटेगी, वो केवल इस एग्जाम्पल के लिए नहीं, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक एसेंशियल फीचर है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि रैंडमली बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी, ऐसा नहीं है ना। एक पैटर्न जो है वो फॉलो होता है, जो किसी एक पर्टिकुलर लेवल से बढ़ेगा और फिर उसके बाद में घटेगा, है ना। इस तरह से उसका ग्राफ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ से बढ़े फिर घटे और फिर थोड़ा सा बढ़ करके फिर घटे, नहीं ऐसे, है ना, ये इस तरह के किंग्स जो है वो नहीं आते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला है कि जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, वही आर बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ रही है, जो भी इसको एन बोल दें या जो भी है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर आर की वैल्यू के बाद में ये जो टर्म्स हैं इनकी वैल्यूज जो हैं वो घटती चली जाएंगी, ठीक है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक से हम इस पूरे एक्सपेंशन की ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का हमको तरीका मिल जाता है ना। थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि टी आर प्लस वन, दो जो सक्सेसिव टर्म्स हैं उनका रेशियो निकालते हैं ना, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर, ठीक है। तो अब आप देखें, जो ये वाला जो एक्सप्रेशन अपन ने लिया था, है ना, इसमें यदि ये दो टर्म्स अपन लेंगे, ये टी आर प्लस वन और ये टी आर, तो ये रेशियो जो है 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। यदि हम ये दोनों टर्म्स ले लेते हैं, ये वाली और ये वाली, तब भी रेशियो जो है 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। पर सपोज हम ये दोनों टर्म्स ले लेते हैं,
है ना, ये वाली टर्म ले ली और ये वाली टर्म ले ली, तो अभी अपन ने देखा ये रेशियो जो है 1 से कम आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पे ये वाला रेशियो जो है 1 से बड़े होने से चेंज होकर के 1 से लेस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब ये स्विच होता है ना, वो उस r की वैल्यू को हम पता कर लें तो वो अपनी ग्रेटेस्ट टर्म हो गई। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए कि ये एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 हो, और इसके लिए हम क्या पता करें, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ r। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है r की कई वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना, इसके लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगा, इसके लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगा, पर हमको चाहिए r की ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए ये जब सेटिस्फाई हो जाए तो उस r की वैल्यू के लिए हमको ग्रेटेस्ट टर्म मिल जाती है। ठीक है, तो थोड़ी जगह बनाते हैं, है ना, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा। तो इसको अभी अपन सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के पहले ना एक चीज़ और देख लें कि जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अभी जो अपन ने ये वाला रिजल्ट निकाला वो किस एक्सप्रेशन के लिए निकाला, अपन ने 1 प्लस अपना सारा एनालिसिस इस एक्सप्रेशन के लिए था। ठीक है, ये जो एनालिसिस है वो किसी भी जनरल एक्सप्रेशन के लिए भी वैलिड है, इन द सेंस कि सपोज यहाँ पे x प्लस वाई होता, x प्लस वाई रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ये तो लिख ही सकते हैं भाई y रेज़ टू पावर n, यदि अपन बाहर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस x बाय वाई आ जाएगा रेज़ टू पावर n। ठीक है, और इस x बाय वाई को हम कोई एक टर्म लिख दें, k लिख दें, है ना, अगेन सेम एनालिसिस। अच्छा, ये x जो है वो फ्रैक्शन हो चाहे इंटीजर हो उस पर भी वैलिड है, इन द सेंस कि, है ना, यहाँ पे एक्सप्रेशन में 1 प्लस सपोज 1 बाय एक्स होता है, यहाँ पे x जो है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, इस तरह से तो इस वाले एक्सप्रेशन को भी हम लिख सकते थे भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर n, और उसके बाद में 1 बाय एक्स रेज़ टू पावर n को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, तो x की किसी वैल्यू के लिए ये बाहर वाली टर्म तो ये तो कांस्टेंट ही हो गई, जैसे ये y रेज़ टू पावर n ये कांस्टेंट हो गया और ये कांस्टेंट हो गया, तो वेरी तो करेगा नहीं। वेरी कौन सी टर्म करेगी, ये जो अंदर वाली जो टर्म है, ये ब्रैकेट वाली जो टर्म है, इसकी टर्म जो है वो वेरी करेंगी, जिसका एनालिसिस अपन कर ही चुके हैं। केवल एक पर्टिकुलर केस में, इन द सेंस कि भाई ये यहाँ पे प्लस हो ही ना, प्लस की जगह यदि सपोज यहाँ माइनस आ जाता है तो ऑब्वियसली ये तो हमको मालूम है कि टर्म्स जो है ऑल्टरनेटली प्लस और माइनस होंगी, है ना, तो उस केस में हम न्यूमेरिकल वैल्यू को ही कंपेयर कर सकते हैं, मतलब उनकी जो मॉड वैल्यू है उसी को कंपेयर कर सकते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड कंपेयर कर सकते हैं, पर अदरवाइज ये एनालिसिस किसी भी तरह के एक्सप्रेशन के लिए वैलिड है। ठीक है, फ्रैक्शन हो, दोनों नंबर्स हो, चाहे ये सिंपल 1 प्लस एक्स जैसा एक्सप्रेशन हो। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो सपोज अपने पास में है जनरल एक्सप्रेशन जो है वो ये है a प्लस बी रेज़ टू पावर n, जिसका ग्रेटेस्ट टर्म अपने को पता करना है, तो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर, ये जो है ये क्या हो जाएगा, एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर और b रेज़ टू पावर r अपॉन एन सी आर माइनस 1 ए रेज़ टू पावर n माइनस आर प्लस 1, है ना, n माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1 तो n माइनस आर प्लस 1 और b रेज़ टू पावर r माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, और ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है ये क्या, n फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये b और a वाले एक्सप्रेशन जो हैं ये क्या हो गए, है ना, b रेज़ टू पावर r अपॉन b रेज़ टू पावर r माइनस 1, तो केवल b रह गया और नीचे जो है वो केवल a रह गया। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में, है ना, ये तो कैंसिल ही हो गया और ये फैक्टोरियल वाली टर्म जो है सिंप्लीफाई रह जाएंगी, है ना, n माइनस आर फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो जाएगा सारा, n माइनस आर प्लस 1, ठीक है, इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल है ये वाला एक्सप्रेशन, और n माइनस आर से ये कैंसिल आउट हो गया, और इसी तरह से नीचे r फैक्टोरियल जो है इसको हम लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, जो ऊपर वाले इस फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास में केवल ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू बी अपॉन ए, ये एक्सप्रेशन आ गया। और ये हमको चाहिए, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, आर की जिस मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 1 होगा
है ना, वो हमारी ग्रेटेस्ट टर्म होगी। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को, है ना, इसको आप याद कर सकते हैं, या फिर तो केवल सिंपल इसी को याद करें, इसको तो आप डिराइव भी कर सकते हैं वहाँ पे जल्दी, पर याद भी कर लें तो ठीक है। अब एक एग्जांपल करते हैं, है ना, उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला एग्जांपल करते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्या दे रखा है आपने को, 3 प्लस 2x रेज टू पावर 20, जहाँ x जो है 1/3 है, तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं, 3 प्लस 2/3 रेज टू पावर 20। ठीक है, अच्छा अपन ने क्या एनालाइज किया था, टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना, आर की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है अपने को। तो इससे क्या आया था अपने पास एक्सप्रेशन, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू बी बाई ए, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इस केस में ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 20 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू बी अपॉन ए, बी कितना है 2/3 इंटू ए 3 है, ये किसके, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 9r, है ना, इसको राइट हैंड साइड में ले गए, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 42 माइनस 2r। ठीक, तो ये क्या हो गया, 11r शुड बी लेस देन और इक्वल टू 42। तो हमको क्या चाहिए, r की ग्रेटेस्ट वैल्यू जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। r की तो कई वैल्यूज इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी, 0 भी सेटिस्फाई करेगा, 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, और ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, r इज इक्वल टू 3, है ना, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो r इज इक्वल टू 3 वाली जो टर्म है ना, वो ग्रेटेस्ट टर्म होगी। तो ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, टी आर प्लस 1 एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी रेज टू पावर r। ठीक है, और इस वाले एक्सप्रेशन में r की अपन क्या वैल्यू डाल रहे हैं, 3 डाल रहे हैं। तो ये जो टर्म आई, है ना, ये उस सीक्वेंस की फोर्थ टर्म है, इसीलिए टी आर प्लस 1 अपन लिख रहे हैं। तो ये टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, 20c3 ए रेज टू पावर n माइनस आर, 3 रेज टू पावर n माइनस आर, ये 17 हो गया, और b कितना है 2/3 रेज टू पावर 3। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये इस वाले एक्सपेंशन का ग्रेटेस्ट टर्म ये हो गई। ठीक है, एग्जाम में इसकी वैल्यू निकालने को आया तो आप वैल्यू निकाल लें।